नमस्कार साथियों। तो भाई आज के इस रामबाण प्रैक्टिस सेट में एक नए अंदाज में आप सभी का स्वागत है। तो काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज्यादा बातों में समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन जो है वो हमारा मेंसुरेशन में जो प्रिज्म एंड पिरामिड कंसेप्ट है उसके ऊपर है। इससे पहले हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था, आज हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड ऑन अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर विद हाइट 12 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर भुजाओं तथा 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वर्गाकार आधार पर सम पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पिरामिड कैसा होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। तो पहले हेडिंग डाल दो, छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कंसेप्ट। प्रिज्म का कंसेप्ट पहले बता चुका हूं भाई, मैंने पिछली क्लासेस में पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दिया था। ठीक है, नए टॉपिक हैं तो इसलिए इनको पहले ले रहे हैं। तो पिरामिड हमारा कैसा होता है, जैसे कि ये हमारा पिरामिड का बेस है। ठीक है, ये कैसा है, स्क्वायर बेस है। इसके अलावा पिरामिड का जो बेस है वो ट्रायंगल शेप का भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल शेप का भी हो सकता है, वो आपका ट्रेपीजियम का भी हो सकता है। मतलब अलग अलग तरह के इसके जो है वो बेस हो सकते हैं। अब ये दिखेगा कैसी शेप का, ये है इसकी हाइट जो बिल्कुल इसके सेंटर में से आएगी। ठीक है, और ये हमने इसको इस तरह से बना लिया, सीधा ही कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा पिरामिड की शेप का। ठीक, तो अगर मैं इसकी साइडों को खोल दूं, जैसे पिरामिड में क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मंदिर के ऊपर जो चोटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है ना, इस तरह की चोटी होती है मंदिर के ऊपर। तो ये उसी तरह की एक चोटी है। जितनी बेस पे दीवारें होंगी उतने इसके साइड में यहाँ पे फेसेस होंगे, सतह होंगी इसकी। ठीक है, इसको अगर पिक्चर को खोला जाए तो ये किस शेप की होगी उसको मैं यहाँ थोड़ा सा बना देता हूँ इस पोर्शन में। कि अगर मैं इसको खोल दूं, इसको खोल दूंगा तो इसके चारों जो फेसेस हैं वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा खुला पिरामिड हो गया। ठीक है, इसको हमने खोल दिया। तो ध्यान रखना, जितनी इसके बेस में साइड है उतने इसके यहाँ पर साइड वाले फेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके बारे में तो हमने छोटी छोटी बातें पीछे भी डिस्कस की थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस के बारे में। नंबर ऑफ वर्टिसेस, जिसको आप बोलेंगे शीर्षों की संख्या। शीर्षों की संख्या, कितने शीर्ष होंगे देखो यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 और एक ये इसका 5। ठीक है, तो टोटल 5 शीर्ष होंगे, 4 तो यहाँ पर दिखाई दे रहे, 4 ये रहे। ठीक है, और ये सारे ऊपर मिलेंगे जाके एक पॉइंट पर, तो 5 शीर्ष होंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 5, जिसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज n+1 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। n इज द नंबर ऑफ साइड ऑफ क्या, इस बेस, इसके आधार की जो भुजा है वो इसमें यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस यानी कि किनारों की संख्या। किनारों की संख्या कई बार है ना, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं यहाँ पे। नंबर ऑफ एजेस यानी कि किनारों की संख्या, जहां पर दो साइड आके मिलेंगी वहां पर एक किनारा बनेगा। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ नीचे में बेस मिल रहा है और ये कॉर्नर मिल रहा है, तो 1 2 3 4, 4 तो ये बन गई। ठीक है, यहाँ पे इस तरह कोने में भी दो दीवार मिलेंगी, तो पांचवी छठी सातवीं आठवीं, तो टोटल यहाँ पर 8 फेसेस बनेंगे, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। ठीक है भाई, क्लियर है। जब हम यहाँ पे देखेंगे जहां दो साइड आके मिलती है, मैंने कहा था वहां पर एक किनारा बनता है, तो कितने बनेंगे देखो, ये इसका बेस है। बेस के साथ जब ये साइड वाली दीवार होगी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये बेस है और इस बेस पर एक दीवार ऐसे है, तो ध्यान दो ये वाली और ये वाली जब आपस में मिलेंगी तो ये एक किनारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक किनारा बनेगा। ठीक है, दिख रहा है, ये समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह से 4 तो इसके बेस में बनेंगे, और पांचवा छठा सातवां आठवां
टोटल बनेंगे यहाँ पे 8 यानी कि 2n। क्लियर है ये बात, समझ में आई? इसके बाद नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस यानी कि सतहों की संख्या। तो नंबर ऑफ फेसेस कैसे पता लगेंगे आपको? आप देखो कितने फेस होंगे, 4 तो ये साइड में दीवार बनेगी ऐसे ऐसे ऊपर से करके, 4 तो ये बन गई और एक इसका बेस है। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए नंबर ऑफ फेसेस? 5। नंबर ऑफ फेसेस कितने बनेंगे? 5, जिसे आप बोल सकते हैं दिस इज n+1, यानी कि जितने इसके यहाँ पे साइडें होंगी उसमें एक प्लस कर देंगे तो उतने हमारे पास यहाँ पर फेस बनेंगे। तो कोई भी अगर आपकी पिरामिड की शेप आती है तो आप इस तरह से डायग्राम बना के इन चीजों को काउंट कर सकते हैं, अगर ये याद नहीं रहते हैं तो। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में इंटरनली फील करके इन चीजों को आपने अप्लाई करना है। ये चीज हो गई। तो अब मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है इसके फार्मूले। 3 तरह के फार्मूले हमने पढ़ने हैं। पहला फार्मूला क्या है? विच इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसको इंग्लिश वाले लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसमें छत और फर्श को छोड़ते हैं, लेकिन इसकी छत जो है वो तो चोंच की है, इसका क्या छोड़ देंगे? इसका फर्श यानी कि इसका बेस छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये कोन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये शंकु था, तो इसकी जो टॉप है वो तो एक चोंच है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका ये साइड वाला पोर्शन। ठीक है, इसका बेस हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ये जो पोर्शन होगा ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, याद रखना फॉर्मूला 1/2 से स्टार्ट करना है। जब भी आपका पिरामिड शेप आएगा तो फॉर्मूले 1/2 पहले ही चिपका देना। ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट, इनटू में स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख लेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू में तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, क्योंकि जब हम पिरामिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 तरह की ऊंचाई होंगी। जैसे कि मैंने अभी ये कोन दिखाया एग्जांपल में, यहाँ 2 ऊंचाई होंगी। एक तो ये जो तिरछे वाली ऊंचाई है, जिसको मैंने यहाँ से एल से रिप्रेजेंट किया था, आपको स्लैंट हाइट बताया था, और एक जो बिल्कुल सेंटर से, इसके सेंटर से बिल्कुल स्टॉप तक जाएगी। ठीक है, वो आपकी होगी कौन सी? सीधी लंबवत ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई लेनी है, ये ध्यान रखना है। सेकंड फार्मूला विच इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसको आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? जो हमने छोड़ दिया उसको भी इंक्लूड करना है, यानी कि साइड का पोर्शन तो था ही, अब उसमें बेस को भी इंक्लूड कर देना है। तो उसके लिए आप लेटरल सरफेस एरिया यानी कि साइड का एरिया तो है ही है, ठीक है, प्लस में इसके बेस का एरिया यानी कि एरिया ऑफ बेस, सीधा बेस ही लिख देता हूं, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को इंक्लूड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा। एंड द लास्ट वन विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसे आप बोलेंगे आयतन, आयतन। ठीक है, तो आयतन के लिए ध्यान रखना, जैसे हमने कोन का फॉर्मूला पढ़ा था उसके वॉल्यूम के अंदर 1/3 आया था, तो जो भी ऐसी ऊपर से नुकीली शेप है, चोंच वाली शेप है, तो उसमें 1/3 आपने लगा देना है। तो इसके वॉल्यूम में 1/3 लगाना है, तो याद रखना इसको। इनटू में एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। और ध्यान रखना ये हाइट परपेंडिकुलर वाली बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत ऊंचाई यहां पर लेनी है। ठीक है, 2 हाइट थी, इस वाले में तिरछी ऊंचाई आएगी और इस वाले में परपेंडिकुलर हाइट यानी कि लंबवत ऊंचाई आएगी। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू में लंबवत ऊंचाई। बस ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, क्लियर? तो फार्मूले पता लग गए आपको, और ये नए टॉपिक जो हमारे सिलेबस के हैं जिसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि प्रिज्म और पिरामिड, तो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको समझा दिए हैं, कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसा दिया है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनली फीलिंग का कंसेप्ट है, जैसे कि अभी इसको समझा देता हूँ। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजाओं तथा 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई, यानी कि ये जो हाइट है बीच वाली,
ये है इसकी 12 और इसकी साइड जो है वो आपको दे रखी है 10। ठीक है, ये साइड जो है सारी ये 10 10 10 10 है, स्क्वायर है ना, वर्ग है। तो 10 सेंटीमीटर भुजाओ तथा 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली वर्गाकार आधार पर सम पिरामिड का कुल सतही क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपने एलएसए भी लेना है, प्लस में एरिया ऑफ बेस भी लेना है। ठीक है भाई, एलएसए प्लस एरिया ऑफ बेस। अब चीजों को दिमाग में बैठा के चलो। मैंने इसका ये साइड वाला एरिया लेना है। ठीक है, तो साइड वाला एरिया कैसे आएगा? सबसे पहले हाफ लगाएंगे। हाफ हाफ लगाएंगे तो कितनी साइड होगी? इसके पेरीमीटर आएगा। तो पेरीमीटर कितना है? 10 10 10 10, कितना लिख दूं? 40। इनटू में इसकी तिरछी ऊंचाई आएगी। क्या आएगी? इसकी तिरछी ऊंचाई आएगी। अब तिरछी ऊंचाई तो हमारे पास है ही नहीं, तिरछी ऊंचाई कहां से लाएंगे? तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैं अगर इस सेंटर से यहां पर मिला देता हूं, ठीक है, सेंटर से यहां पर मिला देता हूं, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। देखो यहां पर ये लाइन अगर मैं इसको मिलाऊं ना इससे, तो ये जो ट्रायंगल इसमें बनेगी ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी यहां पर। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में और थोड़ा सा खोल के कि यहां पे हमने क्या कहा कि ये सेंटर से मैंने लिया है इतनी दूरी को। तो अगर ये पूरी 10 है तो जाहिर सी बात है ये कितनी होगी? 5, यानी कि ये पोर्शन कितना है? 5। ठीक है, ये हाइट कितनी है इसकी? ये हाइट इसकी दे रखी है 12। 12 इसमें दी है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये मुझे निकालनी है जो कि इसकी तिरछी ऊंचाई होगी। तो तिरछी ऊंचाई जाहिर सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इनसे बड़ी ही होगी। तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, समकोण त्रिभुज में फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो 5 और 12 है, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करके रूट ले देना, ये आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई पता लग गई। और तिरछी ऊंचाई है कौन सी? बेसिकली दिखा भी देता हूं आपको। तिरछी ऊंचाई ये है भाई, जो यहाँ पे ऐसे ये वाली तिरछी ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि जब इस फेस को उठा के ऐसे लगाएंगे, ये फेस जब ऐसे लगेगा, दिखा देता हूं, ये तो बेस है, ये फेस है, ये ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ऐसे लगेगा तो इसके सेंटर पे टच करेगा ना, ये इसके सेंटर पे टच करेगा, पूरा नहीं होगा। जैसे मैं इसका सेंटर भी ले लेता हूँ, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये फेस ऐसे लगेगा इसके। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमें 12 दे रखा था। यहां से इसके सेंटर से स्क्वायर के बीच से इसके स्क्वायर के बीच में से इधर की तरफ चलेंगे तो ये पूरा 10 था, तो आधा ही चले तो इसका मतलब 5 चले। ठीक है, तो ये हमने निकाली है, ये जो तिरछे वाली है, तो इसको हमने निकाल लिया। तो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 13। ठीक है, तो इसको लिख लो 13। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। प्लस में एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 2 से काटा, 20 पे कटा, 13 दूनी 26, 260 प्लस में 100, कितना बन गया? 360। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई रटना नहीं है, थोड़ा सा इंटरनल फीलिंग है कि कैसे बन रहा होगा, कि कौन सी दीवार ऐसे लगेगी। जब महसूस करोगे ना, तब ये क्वेश्चन आसान लगेगा। ठीक है, और फॉर्मूले हैं कोई ज्यादा, वो तो हमने किया ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और आप लोग कोशिश करना उसके लिए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूले बता चुका हूं सारे, एक बार कोशिश करके देखें, इंटरनली फील करके देखें। हाँ जी, यदि एक लंब पिरामिड का मतलब जो परपेंडिकुलर है, सीधा है ऐसा। पिरामिड मतलब ऐसे है, मिस्र के पिरामिड सुने ना, तो वो ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, नहीं। यदि एक लंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज हो और उसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो कौन सी पूछ रहे हैं? परपेंडिकुलर वाली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आधार है, मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूं आपको। ये जो पिरामिड है आपका, वो मैं थोड़ी सी ट्रायंगल को टेढ़ा बना रहा हूँ जानबूझ के। यहाँ पे ये 5 है और कितनी कितनी दी? 12 और 13। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये हमने ले ली पिरामिड की हाइट। ठीक है, ये पिरामिड की मैंने हाइट ले ली। ठीक है, तो 3 फेस खड़े होंगे, एक इस पे से खड़ा होगा, एक दीवार इस पे से खड़ी हो जाएगी और एक दीवार इस तिरछी से खड़ी हो जाएगी इस हाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 330।
ये किसके बराबर होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो दोनों छोटी साइड लेनी है, ये ध्यान रखना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना होती, किसी के मन में आएगा बोला कि सर आपने तो समकोण त्रिभुज पिछले में भी ली थी, इसमें भी ले ली। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में, कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर वो एरिया निकाल के यहाँ रख लेना। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू में इसकी परपेंडिकुलर वाली हाइट, ये बात मैंने बोली थी। कौन से वाली हाइट? परपेंडिकुलर वाली हाइट। ठीक है, तो 3 से कटा गया 4 पे, 2 से कटेगा 2 पे, तो 12 दूनी 24 पंजे 120। और क्या पूछ रहा था? ऊंचाई पूछ रहा था। तो ये क्या दे रखा है? अरे हाइट तो दे नहीं रखी ना इसकी, हाइट तो दे नहीं रखी भाई, इसको तो ऐसे लेना है। यहाँ पे हमने गलती से ले ली। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो एरिया है, इंटू इसकी लंबवत ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर वाली हाइट, ये निकालनी है आपने। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 से ये 12, 2 पे कटा, तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 5 6 के 30, और 2 से कटेगा ये 33 पे। तो हाइट इसकी जो आ रही है वो 33 आ रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलती से सोचा कि ये वाली दे रखी, ये हाइट तो निकालनी है, इसमें पूछ रहा था, इसको हमने एच ही रख लिया। तो आंसर 33 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक काम करो, दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मैं एक बार समझा देता हूं कि क्या लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता लग जाएगा। कह रहे हैं कि एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है, यानी कि बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वेयर। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर है एंड हुज एरिया इज 324 स्क्वायर मीटर। ये कौन से वाला एरिया दे रखा है? एक बार ये भी सोचो, कौन सा एरिया दे रखा है? क्षेत्रफल, यानी कि उसका सारा क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। यदि पिरामिड का आयतन 1296 घन मीटर है, तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 1296 दे दिया, देन फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तिरछी सतह कौन सी होती है? तो ऐसे ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर होगा मेरे ख्याल से सबको। अब थोड़ा सा बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दे रखा है, इस तरह का दे रखा है, स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 324 है, इसका एरिया 324 है। तो इसका मतलब 324 इसकी साइड का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 324 का रूट विच इज 18। ठीक है, 324 का रूट यानी कि 18, तो साइड हमें पता लग चुकी है, इसकी 18 है। क्लियर है भाई, 18 इसकी साइड है। फिर यहां पे मैंने ले ली इसकी हाइट। ठीक है भाई, क्लियर है, मुझे नहीं पता कितनी है, कोई बात नहीं, मैंने ले ली। फिर इसका आयतन दे दिया आपको 1296 घन मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम 1296 क्या है? इसका आयतन। और मैंने अभी बताया इसके आयतन का फार्मूला होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस तो हमें दे रखा है कितना है? 324 इंटू इसकी परपेंडिकुलर वाली हाइट। अभी अभी लगाया था हमने ऐसा फार्मूला। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 जीरो 3 अठे 24, 108 पे कटेगा। फिर 12 एकम 12, 12 जीरो 12 अठे 96, 12 में 108, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो हाइट यहां से हमारे पास आ चुकी है 12 मीटर। क्लियर है, इस बात में कोई रटने वाली बात नहीं, यानी कि ये हाइट हम निकाल चुके हैं, दिस इज वैल्यू। ठीक है, फिर से देखो, फिर से मैंने बोला कि अगर ये हाइट ऐसे है, देखो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं बताने की। ये हाइट ऐसे है ना, अब बोर्ड पे तो ऐसे बनेगी ना, बोर्ड पे इधर तो लाइन लगने सर, ये हाइट इसकी ऐसे है, और यहाँ पे ये तिरछी ऐसे दीवार खड़ी है। ठीक है, ये तिरछी दीवार ऐसे खड़ी होगी ना इस पे। ठीक है, कोशिश करना भाई समझने की। ये तिरछी दीवार ऐसे खड़ी है, तो तुम मुझे बताओ, ये है हाइट जो कि है 12, और ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? 9। और ये वाला निकालना मुझे, तिरछे वाला, तिरछे वाला ही तो बनेगा ना। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये लेटाएंगे तो इधर बन जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखो ये ऐसे है, इसको लेटाऊंगा तो देखो ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगी। ठीक है भाई, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है, इसको मिला दिया हमने, इसको लेटाएंगे तो ये देखो इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगी, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ट्रिपलेट याद हो तो मैंने आपको बताया था, ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना है? 15 है। नहीं पता लगता तो 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 9 12 15 का ट्रिपलेट मैंने लिखवाया था, पिछली क्लास में है, याद कर लेना। देखो फायदे कितने, 9 12 15, तो तिरछी ऊंचाई मुझे पता लग चुकी है। हमें क्या निकालना है? तिरछी सतह का क्षेत्रफल।
यानी कि लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। दिखवाया था अभी मैंने फॉर्मूला, तो ये हो गया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, साइड कितनी है 18, तो 18 18 18 18 18 चौके कितनी होगी 72, इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ये 12 है, ये 12 है, तो ये स्लैंट हाइट हमने अभी निकाली कितनी आएगी 15, 2 से काटा 36 पे, 15 छीके 90, 15 तीय 45 और 9 52, तो 540 आ रहा है भाई। 540 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंसुरेशन टॉपिक का है। इस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो टीजीटी का है चाहे पीजीटी का है या वो पीआरटी का बच्चा है, तो इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। ये छोड़ दिया तो फिर जो है दिक्कत आएगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही जाएंगे। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा। दी हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। शंकु का आयतन, शंकु कैसा, ऐसा। ठीक है, ये है इसकी सीधी परपेंडिकुलर हाइट, ये है रेडियस और ये है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, बताए थे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि जो भी आंसर बनेगा इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, हाइट की, तो जो भी आंसर बनेगा वो पाई यानी कि 22/7, 22/7 का मतलब 11 से वो ऑप्शन कटनी चाहिए, तो वो आंसर बनेगी। मैंने इसके बारे में पहले जिक्र किया था आपको। ठीक है, जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस की वैल्यू इंटू में हाइट की वैल्यू जो भी होंगी। ठीक है, हाइट तो दे ही रखी है इसमें, हाइट कितनी दे रखी है इसमें 21 सेंटीमीटर। दिस इज 21, दिस इज 28, ये 21 है ये 28 है। ठीक है, तो हाइट जो है यहाँ पे ये हमें दे ही रखा है 21, रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो जो आंसर बनेगा उसमें ये दो क्या है, 11 × 2 है, तो 11 और 2 का मल्टीपल इसमें है ना, तो इसका मतलब 11 से हम देखेंगे कि क्या कौन सी ऑप्शन कट रही है। 11 से कौन सी ऑप्शन कटेगी, मैंने बताया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल, जिसके अल्टरनेट पोजीशन का डिफरेंस जो है वो आपका 0 आ जाए। मतलब क्या, जैसे ये है देखो 7 और 4 11, 7 और 6 13, 7 और 4 का मैंने देखा यहाँ पे 7 7 4 6 लिखा है, तो अल्टरनेट पोजीशन इनको बोलते हैं एक एक छोड़ के। तो 7 और 4 11, 7 और 6 13, इनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, पर इनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा। इसमें देखो 7 और 4 11, 5 और 6 11, 11 और 11 का डिफरेंस 0, इससे आ रहा है ऑप्शन 3 आंसर होगी। ठीक है, 7 और 5 12, 6 और 4 10, 12 और 10 डिफरेंस 0 नहीं है। फिर 7 5 12 4 और 6 10, इसका भी डिफरेंस नहीं, तो आंसर ऑप्शन 3 आ गया। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज मैंने समझाई थी। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसे कैसे हो गया खत्म, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस निकालते हैं। यहाँ ये 28 है, ये 21 है, तो यहाँ पे हम आ, इसको लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ट्रिपलेट कोई हमारे यहाँ नहीं बन रहा, तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो बड़ी साइड है और एक परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो 28 का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके रूट ले दें। ठीक है, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखेंगे 28 + 21 और 28 - 21। ये कितना बन गया 49, ये कितना बन गया 7। इसको खोलेंगे तो 7√7, 49 का √7 और ये वाला अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है, आर की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर इनटू में हाइट विच इज 21। क्लियर, अब 3 से कटा 7 पे, 7 से कटा ये 7, ये बन गया 22 इंटू में 7 7 49, और √7 क्या देगा, 7 देगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 18, 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा। देखो किसी ऑप्शन में है लास्ट में 6, 3 ऑप्शन में देखो। ठीक है, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा।
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू में 49, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 3 48, 9 1 9 4 13, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, 6 8 6 14, 5 6 7 5 4 6, मल्टीप्लाई जो आ रही है 7 5 4 6, देखो यही आ रही है ना 7546। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये कैलकुलेशन फिर आपको करनी पड़ेगी। बस यही पूछ रहा था आपसे, 7546, आंसर ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो जो मैंने पीछे समझाया था अप्लाई भी करके दिखाया आपको। हाँ, अगर मोर देन वन ऑप्शन कट रही है तो फिर हम इसको यहाँ पे फिर 7 से काट के देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? Two equal circles of radius r intersect such that each passes through the center of the other. The length of common chord of the circle is. तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो दो आर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त, यानी कि दोनों सर्कल जो है वो इक्वल दे रखे हैं, तो एक मैंने छोटा ले लिया और दूसरा रेड कलर का ले लेते हैं, और दूसरा जो है कोशिश करिए भाई मैंने बनाने की, फिर भी थोड़ा सा मान लेना, दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, इसका सेंटर दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? तो अब मैंने यहां से इसको मिला दिया, ये कितना होगा आर, क्योंकि देखो ब्लैक सर्कल में अगर यहां सेंटर से इस ब्लैक लाइन पे मिलाता हूं तो ये रेडियस का काम करती है। सिमिलरली इससे यहां और इससे यहां, ये हमने मिला लिया। देखो सेंटर से यहां मिलाऊंगा तो ये भी आर है, और इस लाल वाले सर्कल में सेंटर से यहां मिलाऊंगा तो ये भी क्या है, आर है, और ये तो आर है ही आपकी, और ये हमने ए बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पूरी जो है आर है, ठीक है, ये पूरी आर है। ठीक है, ए बी हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहां से ए ओ हम निकालेंगे, तो ए ओ क्या होगी, ये एक कौन सी ट्रायंगल बन गई, देखो बीच में जो ट्रायंगल बन रही है वो जिसकी साइड है आर आर आर, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बन रही है, तो ये है इसकी हाइट, हाइट, हाइट। ये हाइट जो होती है दिस इज √3/2 टाइम साइड। ठीक है, √3/2 टाइम इसकी साइड के बराबर होती है। ऊंचाई का फॉर्मूला है एक समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो एओ की वैल्यू हमें मिल चुकी है विच इज √3/2 इंटू में आर। ठीक है, तो यहां हमें एओ मिल गया, तो हमें तो ए बी बतानी है, तो एओ का आपने क्या कर देना, डबल कर देना। डबल करूंगा तो इससे ये कट गया, और डबल एओ का करेंगे तो दिस इज इक्वल टू ए बी विच इज √3 टाइम आर। आंसर आ गया √3r, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एडी एक वृत्त का व्यास और ए बी एक जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर और ए बी 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी कितनी होगी? एडी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड ए बी इज कोर्ड। इफ एडी 34 सेंटीमीटर ए बी 30 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास है, और एडी इसका जो है वो व्यास है, एडी इज डायमीटर। ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत? और ये जो डायमीटर है ये कितना दे रखा है आपको, 34 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये 34 है, तो मैंने 17 इधर लिख दिया, 17 इधर लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सेंटर है इसका, तो 17 इधर 17 इधर। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए बी एक जीवा है, तो ए से ही निकल रही है, तो ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको यहाँ पे जाके कट कर दिया। ठीक है, ये है ए बी जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो कोड है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, यानी कि अगर कोई जीवा है, ये जीवा है, ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, इसके लिए हमें कैसे पता लगता है, जब हम इस सेंटर पे से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगी इस जीवा की सेंटर से दूरी।
ठीक है, ध्यान रखना। ये नहीं कि बोला यहां से लेके देख लें कितनी दूर है, यहां से लेके बोला देखें कितनी दूर है, ये वाला नहीं। इससे अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये होगा इसका डिस्टेंस केंद्र से, ये जितनी दूर होगी वो होगा इसका डिस्टेंस। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम सेंटर से किसी कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये 30 है तो इसका मतलब 15 इधर रहेगी और 15 इधर रहेगी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डाला था तो ये दोनों बराबर थे, तो यहां से मैंने लिख दिया इसको। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो मैंने आपको बताया था 15 17 आते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से ये 8 होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में आ गया। बिल्कुल इजी था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, अगर ये 17 है, ये 17 है, इसका नाम 15 है, तो ये कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रखिए, या तो आप ऐसे लगा लेना, नहीं तो ट्रिपलेट याद कर लेना भाई, फायदे देंगे। ठीक है, तो 8 इसका जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 डिग्री, टेंजेंट 3 डिग्री, अप टू टेंजेंट 89 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, हालांकि लिखने का नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। ये क्वेश्चन अगर आता है तो या तो टेंजेंट 1 2 3 अप टू 89 ऐसे आएगा, या ये क्वेश्चन कोट 1 2 3 अप टू 89 इस तरीके से आएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपने आंसर 1 लगा देना है। ठीक है, 1 लगा देना है। ऐसा क्यों, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि टेंजेंट 1 इज इक्वल टू, टेंजेंट 1 को छोड़ रहा हूं, फिलहाल मैं लिख रहा हूं टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू कोट 60। मैंने कहा था टेंजेंट और कोट आपस में क्या है, पड़ोसी हैं। ठीक है, आपस में पड़ोसी हैं। देखो कई तरीके से बताया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन ये कंसेप्ट मैंने सिखाया था। मैंने कहा था टेंजेंट और कोट जो है आपस में पड़ोसी हैं, और ये आमने सामने कब होते हैं, जब इनके एंगल का टोटल कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये 30 और ये 60 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे जहां पे टेंजेंट 30 लिखा है उसको रिप्लेस कर सकता हूँ कोट 60 से, जहां पर भी ऐसा लिखा है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जहां पे ये टेंजेंट 1 लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट 89, 89। ठीक है, मैंने देखा यार इनका टोटल तो क्या हो गया, इनका टोटल तो 90 बन रहा है। तो इनका टोटल 90 बन रहा है, तो मैं किसी एक को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि टेंजेंट 1 को मैं कोट 89 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना ऐसा। मैंने अभी बताया कि अगर ये बराबर है तो ये इसके बराबर हुआ, यानी कि इनका टोटल अगर 90 है तो ये इसके बराबर हुआ। तो मैं बात करूं टेंजेंट 1 की, या मैं बात करूं कोट 89 की, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी। जो टेंजेंट 1 होगा वही कोट 89 होगा। तो मैंने इस टेंजेंट 1 की जगह उठा के कोट 89 रख दिया। ठीक है, और कोट 89 और टेंजेंट 89 प्रोडक्ट करके आपको क्या देगा, 1 देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये है भाई साहब सीधा, और ये है भाई साहब इसका उल्टा। एक सीधा और एक उल्टा। देखो मान लो ये 5 एक सीधा है, ये इसका उल्टा है, तो जब भी प्रोडक्ट करते हैं सीधा और उल्टा, प्रोडक्ट कितना आता है, 1 आता है। फिर से देख लो, 2/3 सीधा है, इसका उल्टा क्या होगा, 3/2। इनका प्रोडक्ट करो क्या आएगा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, कितना आया, 1 आया। तो सीधा और उल्टा प्रोडक्ट करके क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये उल्टा है ये सीधा है, तो दोनों प्रोडक्ट करके क्या देंगे, 1 देंगे। क्लियर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 और 89 90 बन रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली 2 के साथ क्या आएगा, 88, इनका टोटल भी कितना बन रहा है, 90, तो ये भी 1 होगा। 3 के साथ क्या आएगा, 87, 87 और 3 टेंजेंट 3, ये फिर से 90 दे रहे हैं। तो इनके प्रोडक्ट जो है वो आपके 1 होते चलेंगे। इसके एक का 89 के साथ, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, इस तरह से 46 का, 44 का, 44 का 46 के साथ। ठीक है, एक बचेगा जो कि 45 वाला होगा। एक 45 तो बच जाएगा ना। इनके कॉम्बिनेशन से तो 1 1 मिलेंगे। अभी मैंने बताया भी है सोल्व करके, ये एक थोड़ा सा बता भी दिया। तो इनसे 1 मिलेंगे, बचेगा कौन सा, टेंजेंट 45, जो कि ऑलरेडी आपका 1 होता है। टेंजेंट 45 की वैल्यू टेबल मैंने दिखाई थी, कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अब जब भी ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट 1 डिग्री, टेंजेंट 2 अप टू टेंजेंट 89, तो इसका आंसर आपने सीधे सीधे ऑप्शन बी यानी कि 1 लगाया है। यही क्वेश्चन अगर कोर्ट में हो तो भी आपने आंसर 1 लगा देना। ठीक है, और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन वो ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने टेंजेंट और कोट की बात कही थी,
मैंने कोस की तो बात करी नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन कोस में आएगा तो पहली बात तो 0 से लेके और 179 तक आएगा, ठीक है। और कोस 90 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। कोस 0 डिग्री 1 और कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें देखेंगे कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ये डिग्री है भाई, ये बड़ी सी जीरो जो दिख रही है, कभी सोचो बोला डिग्री सर के टकले की तरह ऊपर उड़ गई, ठीक है, ऐसी नहीं उड़ी, ठीक है। ये डिग्री है, थोड़ी सी बड़ी लगी हुई है इसमें। तो कोस 90 जीरो होता है, तो जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे प्रोडक्ट में चलेंगे तो कोस 90 की वैल्यू जीरो आएगी। तो जीरो इंटू समथिंग जब भी होगा तो आंसर जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपने जीरो लगा के आने, कभी इसका ही 1 लगाया हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू योर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार छोटा कर दें, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन देखो। The shadow of a tower becomes 60 meter longer when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. When the height of the tower is, एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो सूर्य क्या है, अस्त हो रहा है, छिप रहा है। पहले 45 डिग्री पे था, यानी कि पहले एक हाइट पे था, इधर पीछे पहले एक हाइट पे था, अब फिर वो नीचे की तरफ आया, ठीक है। नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है परछाई बढ़ जाएगी। आपकी सिर पे लाइट जल रही है, मेरे सिर पे लाइट जल रही है, मैं इसके नीचे खड़ा हूंगा तो मेरी परछाई मेरे नीचे होगी, और जैसे मैं इससे दूर जाना शुरू होऊंगा मेरी परछाई भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी दे रहा हो आप यूं छाप देना, ठीक है। छापना ऐसे है। इसमें एंगल को कितने हैं, दो हैं, कितना कितना, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, एक 30 और एक 45। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था जैसे जैसे परपेंडिकुलर की ओर जाएंगे एंगल बढ़ता चलेगा। तो ये सही बनाना जरूरी है। पता लगा यहाँ 45 दे दिया, यहाँ 30 दे दिया, तो परछाई बढ़ी है 60 मीटर। बढ़ेगी कब, पहले परछाई थी यहाँ तक, फिर ये बढ़ गई 60 मीटर। तो ध्यान रखना बढ़ी कहाँ है, इधर की तरफ। भाई सूरज देवता पहले यहाँ थे तो परछाई इसकी यहाँ आई, फिर सूर्य देवता यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए तो परछाई इसकी लंबी होगी, तो कितनी बढ़ गई, 60 मीटर लंबी होगी, ठीक है। तो 60 मीटर लंबी जो है परछाई हो गई, तो खंबे की ऊंचाई ये यानी कि हाइट आपने बतानी है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा था अगर ये ट्रायंगल की बात करूं, जैसे 45 है, रेड वाला एंगल दिख रहा है, ये 45 है तो इसका नाम एक होता है, इसका नाम भी एक होता है, एक एक और इसका नाम दो होता है, बताया था ये मैंने, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर 30 है तो 30 के सामने क्या, अब बड़े वाली ट्रायंगल की बात करूं, ये तो रेड वाले एंगल की बात करी थी इस ट्रायंगल में। अब बड़ी ट्रायंगल 30 डिग्री के सामने, तो 30 के सामने ये एक है, तो इसका नाम क्या होता है, रूट। बताया था ना 30 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये पूरा रूट है, क्लियर है। तो यहाँ से अब आप देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक की, दोनों सेम बोल रहे हैं तो एक की वैल्यू निकाल, कैसे निकलेगी, अब कंपेयर करेंगे कैसे। तुम मुझे बताओ यहाँ पे ये पूरी है √3 जिसमें से ये एक निकल गई, √3 में से एक निकल गई, और एक निकालने के बाद वैल्यू कितनी है, 60। तो इसकी वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब नीचे इसको रेशनलाइज करेंगे, परिमीकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई, प्लस के साथ नीचे ही मल्टीप्लाई, ये बन गया 60 इंटू में √3 + 1, और नीचे में a - b a + b, हमेशा ही ये एक आइडेंटिटी बनेगी रेशनलाइजेशन। स्क्वायर से रूट कटा, एक का स्क्वायर एक होता है, इसे 60 इंटू में √3 + 1, ठीक है भाई, ये 60 है, अपोन में 3 में से एक गया 2, 2 से कटा 30 पे, तो 30 इंटू √3 + 1 इसका आंसर बनेगा, 30 इंटू √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं लगा। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह कर लेना, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, फ्री के नंबर हैं ये, कभी छोड़ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कैन नेवर बी, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कभी भी नहीं हो सकता, एक पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या नहीं हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन आप मुंह जुबानी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार समझा दूं, ए ऑप्शन जो है इंटीरियर एंगल को बता रहा है विच इज 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री। अगर इंटीरियर 1 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 30 डिग्री। मैंने बताया था इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180, ये बात मैंने आपको समझाई थी।
तो अगर अंदर 150 है तो बाहर बनेगा 30। तो 360 को अगर मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेगी उस पॉलीगन की? 12। ठीक है, बताया था मैंने कि अगर सम को, एक्सटीरियर एंगल के सम को नंबर ऑफ, सॉरी, ईच एक्सटीरियर एंगल से, प्रत्येक बाह्य कोण से भाग करता हूं तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती हैं। तो 12 तो साइड हो सकती है किसी पॉलीगन की, तो ये तो आंसर जो है हो सकता है। वो पूछ रहा था कौन सी नहीं हो सकती। ये है 105। ये 105, तो फिर ये कितना होगा? 75। ठीक है, फिर n की वैल्यू क्या आएगी? 360 को 75 से भाग कर दो। 75 से भाग करूंगा तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 20, 30, 15 चौके 60, तो 24/5 जब करूंगा तो ये पॉइंट में आएगा, 4.8। ठीक है, तो ये तो n के इक्वल हो ही नहीं सकता भाई। किसी पॉलीगन की साइड 4.8 है। इज इट पॉसिबल? वो साइड या तो 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, इस तरह से होंगी, लेकिन पॉइंटों में थोड़ी होंगी। तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही आपका आंसर। ठीक है, तो जहां पे n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, रट्टे नहीं मारने इसमें, नंबर ऑफ साइड्स पूरी पूरी होंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल। ट्रेन का कंसेप्ट है कि a train started at 6 a.m. from Delhi and reached Panipat at 8 a.m. Another train started at 6 a.m. from Panipat and reached Delhi at 9 a.m. Find the time at which both trains meets to each other. एक रेल सुबह 6 बजे दिल्ली से चलकर 8 बजे पानीपत पहुंचती है। दूसरी रेल सुबह 6 बजे पानीपत से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो दोनों रेल एक दूसरे को किस टाइम पे क्रॉस करेंगी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो यहां पर कहीं भी हमें ना तो स्पीड दे रखी, ना ही हमें डिस्टेंस दे रखा। सिर्फ हमें ये बता रखा है कि पहली चली थी 6 बजे, पहली ट्रेन चली थी 6 बजे और पहुंच गई कितनी? 8 बजे। तो इस ट्रेन ने कितने ले लिए? 2 घंटे ले लिए। दूसरी ट्रेन चली थी 6 बजे और ये पहुंच गई 9 बजे, तो इसने कितने ले लिए? 3 घंटे। बस हमें ये दो वैल्यू ही दे रखी। ठीक है भाई, ये दो वैल्यू ही हमें दे रखी है यहाँ पर। तो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कैसे? इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो 6 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ले लिया इन दोनों का एलसीएम लेके। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है, अब मैं फॉर्मूला मैंने बताया था, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है भाई, मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। कि दूरी को अगर आप टाइम से भाग कर दे, यानी कि 6 को 2 से भाग कर दें, तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी स्पीड। 3 से भाग लगाओ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सिर्फ टाइम दे रखा था, हमारे पास सिर्फ टाइम था, हमने एलसीएम लेके डिस्टेंस बना लिया, इसको इससे भाग लगा के स्पीड आ गई, इसको इससे भाग लगा के स्पीड आ गई। और तुम देखो जायज सी बात है कि 6 किलोमीटर दूर जाना है, अगर 3 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्लो स्पीड से जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब दोनों रेल एक दूसरे की ओर आ रही है, कितने समय पर पार करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, जो भी पूछता है, टाइम पूछ रहा है तो उसका फार्मूला लगा दे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करना है? 6 किलोमीटर का। स्पीड, स्पीड कितनी लूं? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड लगती है। यानी कि ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 से ये कवर करेगी, 2 से ये करेगी, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इसको कवर करेगी। ठीक है भाई, क्लियर है? 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब यहां से हमें 6/5 को सोल्व करना है। ठीक, तो इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 1 पॉइंट, या फ्रैक्शन में लिख लें क्योंकि यहाँ पे आंसर जो मिनट में लिखा हुआ है। तो एक सही 1/5 घंटे का जो है समय लगेगा। 5 से इसको भाग दिया, 5 एकम 5, बचा 1 जिससे भाग दे तो नहीं। तो 1 से 1/5 घंटे, तो 1/5 घंटे के मिनट कैसे बनते हैं? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटा 12 पे, 1 घंटा और 12 मिनट। तो 1 घंटे 12 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो घड़ी में क्या बज रहा होगा? 6 बजे ऐसे चलनी शुरू करी थी और 1 घंटे 12 मिनट बाद मिली है, तो इसका मतलब घड़ी में बज रहे होंगे 7:12। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years will rupees 2000 amounts to rupees 2420 at 10% per annum compound interest? कितने समय में
₹2000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले समझाया था, जिसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, दर प्रतिशत निकाला था। ठीक है, तो ₹2000 कितने हो जाएंगे? 2420। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? आपका अमाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि इसमें जो कट रहा है उसको काट दो। 2 से कटा 100 पे, 2 से कटा 121। क्लियर है? इतना कर दिया। इतना करने के बाद देखो किस चीज की फीलिंग आ रही है, हम मुझे स्क्वायर रूट की फीलिंग आ रही है। किसकी फीलिंग आ रही है? स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब यहां पे लिखा होता है आपका टाइम। बोला जी, यहां तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ध्यान दो, दिस इज स्क्वायर रूट। हिंदी में क्या होता है? वर्गमूल। और वर्ग का मतलब क्या होता है? दो होता है। इसका मतलब टाइम जो है, दिस इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है भाई, समय कितना है? 2 साल। आंसर ऑप्शन सी में बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको। अगली जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें थोड़ा सा और इसको अच्छा लेके चलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला था? 100 का रूट कितना? 10। 121 का रूट कितना? 11। यही तो गलती हुई थी, याद करो। ठीक है ना, यही गलती हुई थी हमारे उसमें। मैंने यहाँ पे उसमें 27 ले लिया था। ठीक है, जबकि लेना 28 था। 784 लिखा था पे। तो ₹10 के 11 बन गए। कितने बढ़ गए? एक। कितने पर? इस 10 पे। और कितने परसेंट बढ़ गया? इनटू में 100%। ये निकलता है दर। दर देखो 10% आ रहा है ना, क्वेश्चन में 10% तो दे रखा था दर। है ना, दे रखा है ना 10% वार्षिक। तो लेकिन अब यार दर नहीं पूछा था, टाइम पूछा था। तो जो भी यहाँ फीलिंग आएगी, स्क्वेयर रूट की फीलिंग आती है तो 2 साल का समय। क्यूब रूट की, घनमूल की फीलिंग आती है तो 3 साल का समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन छोटा छोटा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा सही। ये नहीं बोले कोई, बोला जी दिख नहीं रहे। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 साल में अपने आप का दोगुना हो जाएगा? एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर्स? इसका मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो वो 800 रुपए। ठीक है, कितने बढ़ गए? 700 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। ठीक है, 8 वर्ष में अपने आप का, ये क्या कह रहे हैं, कितने प्रतिशत सरल ब्याज 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? भाई यहाँ दुगना दिया हुआ है। ठीक है, 8 गुना नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो दुगना 100 के 200 हो गए, तो कितने बढ़ गए? 100 बढ़ गए। ठीक है, फिर से देखो कह रहा है कि कितने परसेंट ब्याज दर से कोई धन 8 साल में अपने आप का दुगना हो जाएगा। यानी कि 100 लगाऊंगा तो 200 हो जाएंगे 8 साल में। तो 100 के 200 हो गए तो कितने बढ़ गए? 100 बढ़ गए। तो यहां से हमें पूछ रहा है कितनी दर से, तो रेट पूछ रहा है। तो आप जस्ट इनको डिवाइड कर दो, 100 को 8 से भाग कर दो। 4 दूनी 8, 4 2500, तो आंसर बन गया 12.5। ठीक है, 12.5%। 12.5% ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये करना था तो ऐसे कर लेना इसमें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नहीं डिटेल करोगे तो तुम कहोगे भाई प्रिंसिपल था 100 रुपए, अमाउंट होगी 200 रुपए। ठीक है, टाइम हो गया 8 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन में 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? मेरे 100 के 200 हो गए, तो 100 रुपए क्या हो गया? ब्याज हो गया। किसका? 100 रुपए प्रिंसिपल का। रेट क्या था मालूम नहीं, टाइम कितना? 8 साल बटे में 100। इसको काटूंगा तो देखो रेट निकलेगा, इसको 8 से भाग करेंगे, तो यही तो मैंने डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, तो उस सिचुएशन में देखा करो कितने बढ़ गए। ठीक है, कितने साल में बढ़े डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। कितने टाइम में हुए, तो उस टाइम पे क्वेश्चन में आपको दर दिया होगा तो फिर दर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन। After allowing a discount of 16%, there was still a gain of 5%. Then the percentage of mark price over the cost price is 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा? तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक समझाई थी। तो आपने लिखना है MP अपॉन में CP। ठीक है, जब भी डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट या लॉस हो, तो इस सिचुएशन में, ये क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं, डिस्काउंट दे दिया उसके बाद भी प्रॉफिट या लॉस होता हो, आपने ये ट्रिक याद रखनी है। दिस इज MP अपॉन में CP। राइट में लिखेंगे 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट। दिस इज प्रॉफिट यानी कि लाभ,
और यहाँ पे है डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, लॉस होता तो 100 में से माइनस कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात। तो एमपी अपॉन में सीपी एज इट इज रखा। प्रॉफिट कितना हुआ 5% का, तो ऊपर क्या लिख दूं 105। डिस्काउंट कितना दिया 16 का, तो 16 का डिस्काउंट दिया तो कितना आ गया 84। ठीक है भाई, 100 में से घटा के लिखना है डिस्काउंट को, 100 में से हमने 16 को घटा दिया तो 84 हो गया। अब इसको काट दो। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है, क्लियर। तो मैं कहूंगा कि 4 रुपए सीपी वाले सामान पे मार्क प्राइस यानी कि लेबल लगाना पड़ेगा 5 रुपए। तो अगर मुझे 16% के बाद भी 5% कमाई करनी है तो मुझे 4 का सामान खरीद के उस पर 5 का लेबल लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होगा, तो 4 से 5 कितना ज्यादा है 1, लेकिन कितने परसेंट ज्यादा है, तो 1/4। नीचे 4 क्यों लिखना है, किससे देख रहा हूं मैं, इससे कितना ज्यादा है ये, तो जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे आएगा। 4 से काटा 25, तो 25% जो है वो मुझे ज्यादा लेवल लगाना पड़ेगा, तो आंसर ऑप्शन डी रहेगी। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, कि प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे साल के अंत में जनसंख्या 79800 थी तो प्रथम वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। इन द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज बाई 5% एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीजेज बाई 5%। इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज 79800, व्हाट वाज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। बिगिनिंग में कितनी थी मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको एक्स ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, मैंने इसको ले लिया एक्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में चलाने, पहले साल 5% बढ़ गई तो 100 वाली चीज 105% हो गई। कोई चीज 100% थी, 5% बढ़ गई तो 105% हो गई। ठीक है, अब ये अपने आप में फिर से 100% है, यानी कि इसको सोल्व करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो अपने आप में 100% है। कह रहे अगले साल 5% कमी होगी, तो 100% वाली चीज 5% कम होगी, तो इसका मतलब 95%। तो अब ये मत करना बोले 105 में से 5 घट गई तो फिर से 100 आ जाएगा ना, हर बार 100 में ही प्लस माइनस करना है। अगर 5% बढ़ी थी तो 105% लिखना है, 105% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। और अगली बार 5% कमी होगी तो 100 में 5 घटा के 95%। और ऐसा करने के बाद ये 79800 हो गई। ठीक है, बस इसको काट दें, काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10 जीरो। ठीक है, अब इससे इधर काट लेंगे तो 19 से काट लें, 19 चौके 76, 3 बचा, 19 दूनी 38, जीरो जीरो। 21 से काट दो, 21 दूनी 42, 200 पे कट गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20 गुना 200, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 जीरो पीछे लगेंगे। ठीक है, तो 80,000 आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ। ठीक है, इसी में एक टाइप और पूछता है, बोले आज जनसंख्या इतनी है, पहले साल 5% बढ़ी, अगले साल 5% घटी, 2 साल बाद कितनी होगी, फिर ये कैलकुलेट करना होगा, इसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ एक्स की जगह वैल्यू लिख लेना, सोल्व करके यहाँ आंसर निकाल लेना। बस ये तरीका इसी तरह से याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो जाती है, द ग्रेटर नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। तो देखो भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मुझे निकालनी है और इनसे भाग हो जाए तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर इनसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि 6 से कोई नंबर भाग हो जाए तो 6 से भाग होने वाला नंबर या तो 6 होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब मुझे इससे बड़ा नंबर निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। तरीका क्या कहता है, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, इनका ले लो एलसीएम। अब तुम एलसीएम लोगे इतना टाइम लगाओगे, एक बात बताओ, 4 अंकों की बड़ी संख्या इनमें से तो कोई होगी ना, इन्हीं में से कोई एक होगी, और इनमें से होगी और इनसे भाग भी हो रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, इनसे भाग कर करके इनको देख लूंगा। अब बच्चे कहेंगे बोले यार भाग करके देख लेंगे, बोला 15 से तो कर लोगे, चलो 25 से भी कर लोगे, बोला 75 से कैसे करेंगे, 75 का पहाड़ा कौन सा आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, कौन कह रहा है 75 से करना है, तो मुझे बताओ, जो नंबर 15 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
15 से जो भी नंबर कटेगा वो 3 से भी कटेगा और वो 5 से भी कटेगा। और 3 से कौन सा नंबर कटेगा, ध्यान दो, 3 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो तुम मुझे बताओ, 9 और 4 13, 13 जो है वो 3 से नहीं कटता, ये गया, फर्स्ट ऑप्शन गई। 9 और 9 18 कटेगा, 9 और 6 15 कटेगा, 9 और 8 17 गया, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। आंसर बचा कौन सा, या तो 9900 या 9600। ठीक है, क्लियर है। तो 3 से दोनों नंबर कट रहे हैं और 5 से, यानी कि जो दूसरा फैक्टर है 5, 5 से भी दोनों कट रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 40 से, 40 से कौन से नंबर कटेंगे भाई, जो 5 से भी कटेंगे और 8 से भी कटेंगे। ध्यान रखना, 40 तो चार दाएं भी 40 होते हैं, लेकिन ये जो टुकड़े बनाने हैं ना आपने, जो भी इस नंबर के टुकड़े बनाओगे, ये किसी एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। देखो 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 से दोनों कट रहे हैं ना, तो ये दोनों टुकड़े किसी एक नंबर से नहीं कटने चाहिए एक्सेप्ट वन। वन से कट सकते हैं, वन से सारे नंबर कटते हैं, इसलिए वन को छूट दे दी कि वन से कटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नंबर किसी से नहीं कटने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा 5 और 8, तो 5 अट्ठे 40, 5 और 8 किसी एक नंबर से दोनों नहीं। ठीक है, तो 5 से तो दोनों ये नंबर कट रहे हैं दोनों, लास्ट में 0 है तो 5 से कट रहे हैं। 8 से कोई नंबर कैसे कटेगा, काट के देख लो। हालांकि 8 का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के आखिरी के 3 डिजिट, जैसे 9600 है, इसके आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो ये 8 से कट जाएगा। हम काट के देखते हैं, 8 सत्ते 56, बचेगा 40, 8 पंजे 40, कट रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो कट रहा है। इस वाले को और देखते हैं, इसके पीछे क्या है, 9900, इसको काटेंगे, 8 नीम 72, 8 नीम 72, और बचा कितना 80, तो 8 है 80, पूरा ये भी कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, तो आंसर सेकंड और थर्ड इनमें से कोई एक होगा अभी भी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ भी कट रही है। अब बात आती है 25 और 75। ठीक है, तो 25 और 75 में, तो 75 को भी लिख सकते हैं 25 या 75। ठीक है, 25 दिया 75, तो 25 से भी ये दोनों नंबर आपके कटेंगे। ठीक है, 25 से दोनों नंबर कटेंगे, काट के देख लो, किसी बच्चे को लगे कि कटेंगे कि नहीं कटेंगे तो 25 से काट के देख लो। 99 को 25 से काटेंगे, 25 दिए 75। ठीक है, 25 अट्ठे 200, तो 25 नहीं में 225 पे चले, 25 नहीं में 225, 5 और 5 10, और 25 छिके 150, कटा पूरा कि नहीं कटा। ठीक है, कटा ये भी। और इस सिचुएशन में 9600 को भी काट के देख लो, किसी के मन में ये है कि ये नहीं कटे कहीं। 25 दिया 75, 25 अट्ठे 200, ऊपर से 0 उतार ले, 2500 के 100, ये तो दोनों कट रहे हैं। बोला जी दोनों कट रहे हैं, अब क्या करें, अब करना क्या था, अब क्वेश्चन बताएगी। उसने बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ये दोनों हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तीसरा छोड़ दो, कि 9900 बड़ा है ना, तो आंसर ऑप्शन सेकेंड। तो इसको छोड़ देंगे, तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सेकेंड। अब कुछ बच्चे के मन में आएगा, बोला जी ऐसे कैसे, ये तो मजे वाली बात नहीं। कोई बात नहीं भाई, जिसके लिए मजे वाली बात नहीं हुई वो क्या करेगा, इसका एलसीएम निकाल लेगा, एलसीएम निकाल लेना। फिर ये जो एलसीएम आएगा, ये जो एलसीएम यहाँ पे आएगा, ये एलसीएम जो है मान लो 3 अंकों का आ गया, लेकिन संख्या तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है। तो उस सिचुएशन में इस एलसीएम से 4 अंकों की संख्या को डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके क्या निकलेगा, शेष। ठीक है, तो इसमें से ये शेष माइनस कर देना, ये आ जाएगा आंसर। अब ये तुम कर लेना, प्रोसेस मैंने लिख दिया, पहले इनका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम से 4 अंकों की बड़ी संख्या को भाग करके जो भी रिमाइंडर आएगा, शेष आएगा, उसको इसमें से माइनस कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना और कमेंट करके बता देना। ठीक है, करते रहना आप लोग। मैंने वो तरीका बता दिया जिससे आंसर आपके फास्ट आएंगे, समय कम लगेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए तो 4 5 6 15 और 18 से पूरी पूरी डिवाइड होती हो। 4 से, 5 से, 6 से, 15 और 18 से। तो पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए। जैसे 25 का रूट क्या हो गया 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो आपको बता दें इन 4 ऑप्शन में से 800 का पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, ये तो बाहर हो गया। 15 15 225 होते हैं, 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 19 19 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 361, 18 का 324, 19 का 300, 19 इंटू 19। ठीक है, तो आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब अगली बात क्या, वो संख्या जो है वो इनसे भाग होती होंगी।
ठीक है, तो ध्यान दो 6 से वही नंबर भाग होगा जो 2 और 3 से भाग होगा, जो 2 और 3 से भाग होगा। और आपको पता है ये नंबर तो 2 से भाग होता ही नहीं है, इसके लास्ट में 1 है। और ये नंबर भी 2 से भाग नहीं होता क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो आंसर कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना सा था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ बच्चे को लगे कि यार ये तो हमें समझ में ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो बच्चा क्या करेगा? इसका एलसीएम निकालेगा। एलसीएम भी कुछ इस तरह से निकालेगा कि 2 से देखो कौन कौन कट रहे हैं। ये कट रहा है 2 पे, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 3 पे, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 9 पे। फर्दर 2 से, जब तक 2 वाले सारे खत्म ना हो जाए तब तक काटते रहना। ऐसा करने से क्या होगा? थोड़ी सी सहूलियत होगी। फिर 2 के बाद 3 से काटना, जो नहीं कटे एज इट इज, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर से 3 से काटना, फिर से 5 से काटना, और जब तक काटना जब तक नीचे एक 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 ना आ जाए। ठीक है, तो एलसीएम क्या बनेगा? इन सब की मल्टीप्लाई। तो 5 तिया 15, तिया 45, दूनी 90, दूनी 180। 180 जो है वो एलसीएम बना। लेकिन आपको बता दें 180 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप 180 का रूट निकाल के देखो, पूरा पूरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग में तो दो नंबर सेम होने चाहिए। देखो 2 दूनी 4, ये बनेगा। 3 तिया 9, ये बनेगा। लेकिन 5 के साथ दूसरा कोई नहीं है, तो इसको एक 5 से अपने पास से मल्टीप्लाई कर देना, 900 बनेगा आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको हमने डायरेक्टली निकाल लिया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का। 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 39 तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। The average marks obtained by 150 candidate was 35. If the average marks of passed candidate was 39 and that of failed candidate was 15, then find the number of candidate who passed the examination. तो भाई इसको आसान तरीका कौन सा है? आप एलिगेशन लगाएं। यहाँ पे लिखना पास, इधर लिखना फेल। ठीक है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक कितने हैं? 39, यानी कि पास वालों का जो परसेंटेज है वो कितना है? 39। ठीक है, अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक कितना है? 15। और पूरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है, परसेंटेज नहीं दे रखा है, ये एवरेज मार्क्स दे रखे, तो पूरी क्लास के कहाँ लिखने? यहाँ पे। ध्यान रखना पूरी क्लास के बीच में, बॉयज के इधर, गर्ल्स के इधर। तो एलिगेशन कैसे लगता है? इस दोनों में से जो बड़ा नंबर है ये वाला, इसमें से इसको घटा के इधर लिख देना, फिर इस बीच वाले में से इसको माइनस करके इधर लिख देना। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? अब इसको काट दें, ये बन गया आपका रेशो, यानी कि 5 बच्चे पास थे तो एक फेल था। ठीक है, 5 पास थे तो एक फेल था, तो टोटल हो गए 6। लेकिन टोटल तो 150 थे, तो 150 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 25 का एक आ जाएगा, एक यानी कि 25 के बराबर, तो पास होने वालों की संख्या। तो 25 गुणा कर देंगे इसको, 125। ये पूछ लेता, 25 गुणा कर देंगे 25। ध्यान दो 125 और 25 हो गए 150। पास वाले पूछे थे 125, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके इस प्रैक्टिस सेट के, अच्छे से कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।